प्रिय विद्यार्थियों, उत्पत्ति तथा रोजगार का प्रतिष्ठित मॉडल क्लासिकल थ्योरी ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, इस टॉपिक के वीडियो लेक्चर की दूसरी कड़ी में हम क्लासिकल मॉडल का संपूर्ण रूप में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में क्लासिकल मॉडल की जो मान्यताएं हैं और जो उसके लिए आवश्यक समीकरण हैं या फलन हैं उनके बारे में चर्चा की थी। विद्यार्थियों, प्रतिष्ठित आर्थिक विश्लेषण की प्रमुख विशेषता ये है कि यह अल्प अवधि में अर्थव्यवस्था के लिए पूर्ण रोजगार को प्राप्त करने का एक मॉडल प्रस्तुत करता है। और हमने जैसे कि इसकी मान्यताओं में भी देखा था कि यह विश्लेषण इस मान्यता पर आधारित है कि अर्थव्यवस्था में वस्तु तथा साधन बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता है और प्रत्येक व्यक्तिगत फर्म तथा व्यक्तिगत साधन इकाई का जो लक्ष्य है वह लाभ को अधिकतम करना होता है। तो ऐसी स्थिति में क्लासिकल मॉडल के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के 3 बाजारों का विश्लेषण किया जाता है। पहला बाजार श्रम बाजार है, जिसमें श्रम की मांग और पूर्ति के माध्यम से साम्य का विश्लेषण किया जाता है और श्रम बाजार में साम्य को प्राप्त करने के लिए श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति है उसमें समानता होती है। दूसरा वस्तु बाजार होता है, जिसके साम्य का बोध हमें समष्टि अर्थशास्त्र में कुल बचत तथा कुल निवेश के मध्य समानता से होता है। और ये दोनों जो हैं वस्तु बाजार और श्रम बाजार अर्थव्यवस्था के रियल सेक्टर के साम्य से या वास्तविक क्षेत्र के साम्य से संबंधित हैं। तीसरा मुद्रा बाजार होता है, जिसका संबंध प्रत्यक्ष रूप से अर्थव्यवस्था के मौद्रिक क्षेत्र यानी मॉनेटरी सेक्टर के साम्य से है और मौद्रिक क्षेत्र में साम्य के द्वारा निरपेक्ष कीमत स्तर एब्सोल्यूट प्राइस लेवल निर्धारित होता है। प्रतिष्ठित मॉडल में अर्थव्यवस्था के वास्तविक क्षेत्र और मौद्रिक क्षेत्र दोनों एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। विद्यार्थियों, प्रतिष्ठित मॉडल में हम अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन, कुल रोजगार के साम्य स्तर, वास्तविक मजदूरी, कुल बचत एवं निवेश, ब्याज की दर, सामान्य कीमत स्तर और मौद्रिक मजदूरी के निर्धारण की व्याख्या करेंगे। तो जैसा कि आप इस वीडियो लेक्चर में इस स्लाइड में ये 4 क्षेत्र वाला डायग्राम देख रहे हैं, तो इसमें जो ए पार्ट है उसमें आप उत्पादन फलन दिखाई दे रहा है, जो कि O = फंक्शन ऑफ NKT है, जिसमें K कैपिटल स्टॉक है, T टेक्नोलॉजी है। तो इस उत्पादन फलन में कुल पूंजी स्टॉक तथा उत्पादन की तकनीक स्थिर रहने पर जो उत्पादन है वह श्रम की मात्रा पर निर्भर करता है। श्रम की मात्रा या रोजगार की मात्रा बढ़ने के साथ साथ जो उत्पादन है वह बढ़ता जाता है। और हमने जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर में भी बताया था कि यहाँ पर श्रम की मात्रा बढ़ने के साथ साथ जो उत्पादन में वृद्धि हो रही है वह घटती हुई दर से हो रही है, यानी जो श्रम का सीमांत भौतिक उत्पादन है वह घटता हुआ है। और जो बी पार्ट है इस मॉडल का, इसमें हमने श्रम का मांग और श्रम का पूर्ति वक्र दिखाया हुआ है। श्रम का जो मांग वक्र जो DL है वह प्रत्येक बिंदु पर यानी DL पर स्थित प्रत्येक बिंदु श्रम की सीमांत भौतिक उत्पादकता यानी MPPL तथा श्रम की वास्तविक मजदूरी के बीच में समानता को व्यक्त करता है।
और यह श्रम का मांग वक्र यह बता रहा है कि जो वास्तविक मजदूरी है उसके घटने पर श्रम की मांग उत्पादक फर्मों के द्वारा बढ़ाई जाती है। जो DL है वह ऋणात्मक ढाल वाला है। और दूसरा श्रम का पूर्ति वक्र SL आपको दिखाई दे रहा है। SL का जो वास्तविक मजदूरी है उससे धनात्मक संबंध है, यानी वास्तविक मजदूरी बढ़ने के साथ साथ श्रम की पूर्ति बढ़ती जा रही है। तो इस बी पार्ट में, इस चित्र के बी पार्ट में आप देख रहे हैं कि DL श्रम का मांग वक्र और SL श्रम का पूर्ति वक्र जहाँ पर एक दूसरे को काटते हैं वहाँ पर जो वास्तविक मजदूरी निर्धारित होती है। इस बी पार्ट में हमने OY अक्ष पर वास्तविक मजदूरी ली है और OX अक्ष पर हमने रोजगार की मात्रा यानी श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति ली हुई है। और श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति के साम्य के माध्यम से अर्थव्यवस्था में रोजगार का स्तर निर्धारित हो रहा है। विद्यार्थियों, क्लासिकल मॉडल में श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति के साम्य के द्वारा जो रोजगार स्तर निर्धारित हो रहा है पूर्ण प्रतियोगी अवस्थाओं में, यह पूर्ण रोजगार का स्तर है, क्योंकि यहाँ पर श्रम की पूर्ति की अधिकता या श्रम की मांग की अधिकता कोई भी कारण नहीं है। दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। ना तो श्रम की एक्सेस डिमांड है ना श्रम की एक्सेस सप्लाई है, यानी इस बिंदु पर श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति दोनों बराबर हैं। अब श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति के द्वारा श्रम बाजार में रोजगार स्तर निर्धारित होने पर, N1 रोजगार स्तर निर्धारित होने पर अर्थव्यवस्था में जो O1 है वह आउटपुट या उत्पादन स्तर निर्धारित हो जाता है, जो कि आप A पार्ट में देख सकते हैं। इस आउटपुट के या रोजगार स्तर के निर्धारित हो जाने के पश्चात हम इस डायग्राम के C पार्ट में हम देख सकते हैं। C पार्ट में जो ये M1B जो ये कर्व आपको ये वाला कर्व दिखाई दे रहा है, ये जो मुद्रा परिमाण सिद्धांत को व्यक्त करता है, यानी जो हमने देखा था कि MV = PO को व्यक्त कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि इस C पार्ट के द्वारा मुद्रा पूर्ति दी हुई होने पर, अर्थव्यवस्था में उत्पादन स्तर O1 निर्धारित होने पर, M1B मुद्रा पूर्ति दी हुई होने पर जो प्राइस है वह ये OP1 प्राइस यहाँ पर निर्धारित हो गया है, आप इसको देख सकते हो। और OP1 प्राइस या कीमत स्तर निर्धारित हो जाने पर हमने जो C पार्ट है इसमें OX अक्ष पर कीमत स्तर लिया है और OY अक्ष पर उत्पादन मात्रा ली है। तो ये C पार्ट में मुद्रा पूर्ति के माध्यम से कीमत स्तर निर्धारित हो गया है। अब इसमें इसका जो D पार्ट है इस डायग्राम का, इस D पार्ट में हम देख सकते हैं कि ये जो रेखा आपको दिखाई दे रही है W/P, ये वास्तविक मजदूरी रेखा है, यानी यह कीमत स्तर और मौद्रिक मजदूरी के उन विभिन्न संयोगों का बिंदु पथ है जिन पर ये वास्तविक मजदूरी W/P है, यानी इस W/P वास्तविक मजदूरी के अनुरूप ये मौद्रिक मजदूरी और कीमत स्तर के विभिन्न संयोगों को दिखा रहा है। और जब अर्थव्यवस्था में P1 कीमत है तो P1 कीमत के अनुरूप और यहाँ पर जो वास्तविक मजदूरी इधर श्रम बाजार में ये वास्तविक मजदूरी दी हुई है, वास्तविक मजदूरी इसके अनुरूप और P1 कीमत के अनुरूप जो आपकी मौद्रिक मजदूरी है वह यहाँ पर निर्धारित होगी। यहाँ जो कटान दिख रहा है इसका यहाँ पर निर्धारित होगी।
अब ये जो मॉडल है ये जिसको हम चार भागों में इसको विभाजित किया हुआ है। चार भागों में ये मॉडल जो विभाजित किया गया है ये प्रतिष्ठित सिद्धांत है, जिसमें हमने ये माना है कि बचत और निवेश रहित मॉडल है, क्लासिकल मॉडल विदाउट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। यानी हमने इसमें ये माना है कि जो संपूर्ण जो आय है, उत्पादन है, उसको उपभोग कर लिया जाता है, अर्थव्यवस्था में कोई बचत नहीं हो रही है। तो अर्थव्यवस्था में श्रम बाजार के साम्य के द्वारा रोजगार स्तर निर्धारित हुआ। उस रोजगार स्तर के अनुरूप उत्पादन फलन के माध्यम ने हमने उत्पादन का स्तर प्राप्त किया और दी हुई मुद्रापूर्ति और दिए हुए उत्पादन निर्धारण होने के पश्चात हमने कीमत स्तर का निर्धारण किया और P1 कीमत स्तर के अनुरूप यहाँ पर हमारी जो इसमें मौद्रिक मजदूरी निर्धारित हो गई है। अब विद्यार्थियों इसी मॉडल में हम एक संशोधन करें। मान लीजिए हम जो मुद्रापूर्ति है उसमें यदि हम परिवर्तन कर दें, यानी जो हमारी पहले MB1 मनी सप्लाई का एक कर्व जो दिख रहा है आपको, अब यदि हम अर्थव्यवस्था में मुद्रापूर्ति में परिवर्तन कर दें तो इस मॉडल में क्या परिवर्तन आएगा, अर्थव्यवस्था में क्या परिवर्तन आएगा। तो हम पहले भी अभी बता चुके हैं कि जो क्लासिकल मॉडल है उसमें मुद्रा की तटस्थता की मान्यता ली गई है और मुद्रापूर्ति में परिवर्तन होने पर कुल उत्पादन और रोजगार के स्तर और वास्तविक मजदूरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यदि मान लीजिए अर्थव्यवस्था में जो मुद्रापूर्ति है वह यदि बढ़कर M2V ये हो जाती है तो इसके बाद क्या अंतर आएगा, तो आप ये देख सकते हैं M2V मुद्रापूर्ति हो जाने पर, यानी मनी सप्लाई M2 हो जाने पर, क्योंकि हमने इसमें V जो वेलोसिटी ऑफ मनी है उसको स्थिर माना हुआ है, तो जब मुद्रा की जो चलन वेग है, वेलोसिटी है, वह स्थिर है और उत्पादन मात्रा O1 पर निर्धारित हो चुकी है, तो इस स्थिति में मुद्रापूर्ति में वृद्धि होने पर जो अर्थव्यवस्था में कुल जो व्यय है, द्रव्य व्यय है, उसमें वृद्धि हो जाएगी और लेकिन वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा में कोई वृद्धि नहीं होगी और लोगों के पास जो अतिरिक्त मुद्रा लोगों के पास होगी जिसे वो खर्च करना चाहेंगे और वस्तुओं की पूर्ति स्थिर रहने के कारण और अतिरिक्त मुद्रा को खर्च करने के कारण अर्थव्यवस्था में कीमतों में वृद्धि हो जाएगी और इस स्थिति में जो हमारा कीमत स्तर है वह बढ़कर यहाँ पर ये P2 यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये अगला यहाँ पे जो साम्य है ये P2 के रूप में कीमत स्तर बढ़ जाएगा और P2 कीमत स्तर बढ़ जाने पर, मुद्रापूर्ति के बढ़ने पर कीमत स्तर बढ़ जाएगा और बढ़े हुए कीमत स्तर के अनुरूप जो मौद्रिक मजदूरी है वह बढ़ेगी। मौद्रिक मजदूरी बढ़ेगी, आप देख सकते हो इस पॉइंट पर जो W/P जो वक्र है उसके कंसिस्टेंट जो मौद्रिक मजदूरी है वह इतनी होगी, यानी मौद्रिक मजदूरी बढ़ेगी और जो वास्तविक मजदूरी है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो विद्यार्थियों क्लासिकल मॉडल में जो अर्थव्यवस्था के वास्तविक क्षेत्र और मौद्रिक क्षेत्र दोनों अलग अलग विभाजित रहते हैं और मौद्रिक क्षेत्र में जो मुद्रापूर्ति में जो परिवर्तन होता है उसका वास्तविक क्षेत्र की चल राशियों पर कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी मुद्रापूर्ति में परिवर्तन होने पर केवल कीमत स्तर परिवर्तन होता है और अर्थव्यवस्था में रोजगार स्तर, उत्पादन स्तर और वास्तविक मजदूरी स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसके बाद हम दूसरा देखते हैं कि यदि श्रम की पूर्ति में परिवर्तन हो जाए तो क्या प्रभाव होगा।
श्रम की पूर्ति में यदि परिवर्तन हो जाए तो इस दूसरे चित्र में हमने पहले वाले चित्र की सभी चीज़ें दर्शाई हुई हैं। अब दूसरी इसमें जो चेंज है हम यहाँ देख सकते हैं कि जो श्रम का पूर्ति वक्र जो पहले SL1 था उसकी जगह हमने पूर्ति वक्र जो श्रम का है वह SL2 लिया है, यानी श्रम की पूर्ति में हमने परिवर्तन किया है। श्रम की पूर्ति में परिवर्तन होने पर, श्रम की पूर्ति बढ़ने पर अर्थव्यवस्था में रोजगार का स्तर बढ़ जाएगा, क्योंकि जो मजदूरी है, वास्तविक मजदूरी है, वह कम होगी, क्योंकि जो नया साम्य है श्रम की पूर्ति बढ़ने पर अर्थव्यवस्था में यहाँ साम्य होगा नया, और उसके अनुरूप जो वास्तविक मजदूरी है वो W/P1 से घटकर जो वास्तविक मजदूरी है W/P2 हो गई है, और रोजगार स्तर N2 हो गया है। N2 रोजगार स्तर के अनुरूप जो उत्पादन है वह O2 हो गया है। O2 उत्पादन होने पर जो कीमत स्तर है वह घट जाएगा, क्योंकि हमारी जो मुद्रा पूर्ति है वह M1B है। M1B मुद्रा पूर्ति स्थिर रहने पर, उत्पादन बढ़ने पर जो कीमत स्तर है वह घट जाएगा। आप देख सकते हैं कि जो O2 उत्पादन स्तर है उसके अनुरूप कीमत स्तर घट गया है, P2 हो गया है। P2 कीमत स्तर होने पर P2 P1 से कम है, यहाँ आप देख सकते हैं। P2 कीमत स्तर होने पर, कीमत स्तर घटने पर अब इस हमारा जो चौथा डायग्राम है जिसमें हमने OY अक्ष पर मौद्रिक मजदूरी दिखा रखी है और OX अक्ष पर हमने कीमत स्तर दिखा रखा है। इसमें आपको वास्तविक मजदूरी की दो रेखाएं दी हुई हैं, एक तो ये है और एक ये है। ये पुरानी वाली मजदूरी रेखा है W/P1, और ये W/P2 ये घटी हुई वास्तविक मजदूरी रेखा है। तो इस घटी हुई वास्तविक मजदूरी रेखा के अनुरूप जो मौद्रिक मजदूरी है वह घट जाएगी, मौद्रिक मजदूरी भी, क्योंकि वास्तविक मजदूरी घट गई है और P2 कीमत स्तर घट गया है। तो वास्तविक मजदूरी घटने के कारण जो मौद्रिक मजदूरी है वह भी घट गई है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में श्रम की पूर्ति में वृद्धि होने पर जो सामान्य कीमत स्तर में जो गिरावट हुई है, P1 से घटकर P2 हो गया है, उसकी तुलना में जो मौद्रिक मजदूरी है उसमें गिरावट कम होगी, ताकि वास्तविक मजदूरी दर में गिरावट हो सके। कहने के मतलब ये है कि इसमें अर्थव्यवस्था में जो कीमत स्तर घटकर P1 से P2 हो गया है और वास्तविक मजदूरी दर घटकर P1 से वास्तविक मजदूरी दर भी घटकर W/P1 से W/P2 हो गई है। और हमें इसमें हम देख सकते हैं कि जो घटी हुई मजदूरी है, वास्तविक मजदूरी, उसकी जो रेखा है वो इस पहली वाली से नीचे हमने बनाई है। कहने का मतलब ये है कि जो मौद्रिक मजदूरी है उसमें कमी होने की तुलना में सामान्य कीमत स्तर में कम कमी होने से वास्तविक मजदूरी कम हो जाती है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो कीमत स्तर जो घटा है वो कम है और मौद्रिक मजदूरी में होने वाली कमी ज़्यादा है, ताकि वास्तविक मजदूरी में कमी हो सके। तो कहने का मतलब ये है कि श्रम की पूर्ति में परिवर्तन होने पर, श्रम की पूर्ति बढ़ने पर, हमने यहाँ बढ़ने का प्रभाव लिया है, श्रम की पूर्ति बढ़ने पर जो वास्तविक मजदूरी है वह कम होगी, रोजगार का स्तर बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा, उससे कीमत स्तर घटेगा और जो मौद्रिक मजदूरी है वह भी घटेगी, लेकिन मौद्रिक मजदूरी में
कीमत से अधिक कमी होगी ताकि वास्तविक मजदूरी में कमी हो सके। तो ये क्लासिकल मॉडल में श्रम की पूर्ति में वृद्धि होने का प्रभाव हमने देखा है। इसके बाद हम श्रम की मांग में परिवर्तन का प्रभाव इस मॉडल में देख सकते हैं। श्रम की मांग में परिवर्तन के लिए हम उत्पादन फलन में विवर्तन कर रहे हैं। प्रारंभिक उत्पादन फलन है वह ये दिया हुआ है, O इज फंक्शन ऑफ O इज फंक्शन ऑफ n k t, और ये दूसरा उत्पादन फलन दिया हुआ है। पहला प्रारंभ वाला ये है और उत्पादन फलन में विवर्तन वाला ऊपर वाला है। यानी अर्थव्यवस्था में कुल पूंजी स्टॉक में वृद्धि होने पर या तकनीकी में सुधार होने पर दीर्घकाल में कुल उत्पादन फलन ऊपर की ओर विवर्तित हो जाता है, शिफ्ट हो जाएगा। इस नए उत्पादन फलन के फलस्वरूप जो अर्थव्यवस्था में श्रम का जो मांग वक्र है वह विवर्तित हो जाएगा, क्योंकि श्रम की सीमांत भौतिक उत्पादकता में वृद्धि हो जाती है। तो श्रम का मांग वक्र विवर्तित हो जाने पर जो नया साम्य है वह हमारा यहाँ पर होगा। पुराना साम्य N1 रोजगार स्तर पर है और नया साम्य N2 रोजगार स्तर पर है। N2 रोजगार स्तर पर साम्य होने पर उत्पादन का स्तर O2 होगा। इस O2 उत्पादन स्तर पर जो कीमत स्तर है वह घटकर P1 से P2 हो जाएगा। P1 से P2 उत्पादन स्तर हो गया है। तो यहाँ पर हम जो चौथा वाला भाग है इसमें हमने जहाँ पर मौद्रिक मजदूरी ली है O y अक्ष पर, O x अक्ष पर हमने कीमत स्तर लिया है। इसमें हम देख सकते हैं कि मौद्रिक मजदूरी भी बढ़कर W1 से W2 हो गई है और वास्तविक मजदूरी की रेखा भी शिफ्ट हो गई है। ये प्रारंभिक वास्तविक मजदूरी है और ये नई वास्तविक मजदूरी है। यानी जो इस केस में हमने देखा कि श्रम की मांग में परिवर्तन होने पर, श्रम की मांग में वृद्धि होने पर, उत्पादन फलन विवर्तित हो जाने पर श्रम की सीमांत भौतिक उत्पादकता बढ़ जाने के कारण श्रम की मांग में जो वृद्धि हुई है उससे जो वास्तविक मजदूरी है वह बढ़ जाएगी, रोजगार का स्तर बढ़ जाएगा, उत्पादन बढ़ जाएगा, कीमत कम हो जाएगी और जो मौद्रिक मजदूरी है वह भी बढ़ जाएगी। यानी अर्थव्यवस्था के जो वास्तविक क्षेत्र की जो चल राशियां हैं उन सब में परिवर्तन हो जाएगा। अब इसके बाद हम बचत निवेश सहित क्लासिकल मॉडल भी देखेंगे। तब तक के लिए ही इतना ही काफ़ी है। हमने इन 3 डायग्राम में जो क्लासिकल मॉडल है उसमें मुद्रा पूर्ति में परिवर्तन, श्रम की मांग में परिवर्तन और श्रम की पूर्ति में परिवर्तन का प्रभाव देखा है। और अगले वीडियो लेक्चर में हम इसको कंटिन्यू करेंगे, आगे और इसको बढ़ाएंगे। तब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।